आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं शामिक जी के साथ डिस्कस करने के लिए। इनफैक्ट जो इस पूरे हफ्ते हुआ है पूरे रीजन में, मैं वही ब्रीफ में हर टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं। सो थैंक यू शामिक फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। पहला जो मैं मुद्दा उठाने जा रहा हूं वो ये है, यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को औकात दिखाई है और कहा है कि अगर आप नहीं सुधरोगे तो हमने आपको जो GSP प्लस स्टेटस दिया हुआ था, जिसके तहत यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा पार्टनर बन गया था पाकिस्तान का, सबसे ज्यादा पाकिस्तान वहां पे एक्सपोर्ट कर रहा था, वो शायद पूरा हटने वाला है। वैसे ही तंगी में आटा गीला होने वाला है। GSP प्लस, जिनको नहीं पता, एक ट्रेड अरेंजमेंट होता है जिससे गरीब देशों को यूरोप 0% इंपोर्ट ड्यूटी कर देता है, क्योंकि अब वो चाहता है गरीब देश कोलैप्स ना करें। तो जो चंदा मिल रहा था या जो कंसेशन मिल रहा था गरीब देश को, और कहा जाता है चाइना ने इसका 70s 80s में बहुत आंकड़े देके फायदा लिया था हिस्टोरिकली, तो वो पाकिस्तान उससे भी वाइप आउट हो रहा है। क्या है यूरोपियन यूनियन, क्या चाह रहा है यूरोपियन यूनियन, और व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद पाकिस्तान? अब ये इकोनॉमी की एक रेंज थी, वो भी खत्म होने वाली है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले ये समझ लेते हैं कि नंबर्स क्या हैं इसके साथ जुड़े हुए। तो नंबर्स ये हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वो 425 बिलियन डॉलर के आसपास है, औसत एवरेज के हिसाब से। डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं उसके इस वक्त। उसमें से इनका 30.8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है इन गुड्स, 8 बिलियन डॉलर का सर्विसेज एक्सपोर्ट होता है, यानी कि 38 बिलियन डॉलर का इनका टोटल एक्सपोर्ट है। इनका इंपोर्ट जो है वो 70 बिलियन डॉलर है। तो हमेशा उनका ये रहा है कि अच्छा, वो इंपोर्ट जो होता है वो सर्विसेज तो इंपोर्ट करते नहीं है, वो गुड्स ही इंपोर्ट करते हैं। तो अगर गुड्स के हिसाब से, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस गुड्स के हिसाब से देखें तो 40 बिलियन डॉलर का उनका एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट चलता रहता है। यूरोप का जो इनका एक्सपोर्ट्स है जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस रेजिम पे, जिसमें उनको 0% ड्यूटी उनके गुड्स पे लगाया जाता है, वो ज्यादातर टेक्सटाइल्स, लेदर गुड्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये 3 चीजें वो मुख्यतः एक्सपोर्ट करते हैं। दीज गो टू जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड हॉलैंड प्राइमरी। इसका जो वैल्यू है वो है 9.6 बिलियन डॉलर्स के हिसाब से। तो आप देख लो, लगभग उनका 1/3 एक्सपोर्ट जो है ईयू को जाता है। अगर ये GSP स्टेटस हटा लिया गया तो बुर्किना फासो भी एक्सपोर्ट कर सकता है। देयर इज, ऑफ कोर्स उसको भी शायद मिला हो, वो अलग बात है। माय पॉइंट इज दैट you lose the possibility of making your goods competitive in price. Okay. बांग्लादेश को तो मिला ही होगा, आई प्रिज्यूम उसका भी तो, बांग्लादेश को भी मिला हुआ है, लेकिन उसका भी खत्म हो रहा है। उसका खत्म हो रहा है बिकॉज उनका एक नेगोशिएटेड वो था, एक ट्रीटी था, सो दे आर एनीवे अबाउट टू लूज इट, सो दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने जो ये आरोप लगाए हैं वो बहुत ही संगीन है, और अगर हम इन आरोपों को थोड़ा बारीकी से पढ़ें तो मुझे तो नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी पाकिस्तान फट से चेंज कर सकता है। क्या वो ये फोर्स्ड कन्वर्शन बंद कर सकते हैं? क्या वो ब्लास्फेमी के जिनके लॉज हैं, इनके इतने रिग्रेसिव और मेडिवल लॉज हैं, उसको चेंज कर सकते हैं? आग लग जाएगी पाकिस्तान में, वैसे ही आग लगी हुई है उसके ऊपर। ये जो है, ये दीज आर दोज लोडस्टोन इश्यूज पाकिस्तान में जिसको कोई हाथ भी नहीं लगाता। तो जो डिमांड यूरोप के कमीशन ने किया है, आई डोंट सी पाकिस्तान कंप्लाइंग। और यूरोप एक बहुत ही कंप्लायंस हैवी तंत्र है, अगर ये कंप्लाई नहीं करते हैं तो 100% GSP हट जाएगा। उसका फल देख लेते हैं। 10 बिलियन डॉलर जो है वो खतरे में आता है, उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। उसमें अगर 4-5 बिलियन डॉलर भी कम हुआ, जिसका इतना खस्ता हालत है उनके CAD पे, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट पे एंड फिस्कल डेफिसिट पे, वो कंट्री उसको कैसे झेल सकती है? देयर इज नो वे दे कैन रिकवर फ्रॉम समथिंग लाइक दैट। इट्स अ वेरी हेवी ब्लो। Your wish is my command. Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. शामिक, एक बारी मैं इन मुद्दों को भी डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन से आए हैं
और भारत में ये मुद्दे बहुत कंटेस्टेड हैं पाकिस्तान को लेके। पहला, फोर्स्ड कन्वर्जन ऑन मैरिज। तो यूरोप भी मान रहा है कि वो हिंदू बच्चों को या क्रिश्चियन बच्चों को जबरदस्ती उठा के कन्वर्ट करके, और मैं तो मुझे कोई संकोच नहीं बोलने में, रेप ही करते हैं, उसको बाद में वो मैरिज का जामा पहना देते हैं। गैंग रेप के केसेस भी आए हैं, निकाह का नाम दे देते हैं बाद में, है ना, वो दे देते हैं। तो वो यूरोप भी मान रहा है। तो ये कि इंडिया में लोग मान के राजी नहीं है, पर यूरोप ने फाइनली वेकअप किया है कि क्रिश्चियन में भी बहुत बच्चे हो रहे हैं कि पाकिस्तान नीड्स टू एड्रेस दिस। ब्लास्फेमी लॉ तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सप्रेशन कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये जो चौथा पॉइंट है, उससे मैं पीओजेके को जोड़ता हुआ, बलूचिस्तान को जोड़ता हुआ, खैबर पख्तूनख्वा को जोड़ना चाहता हूँ। तो 1 और 4 मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फोर्स डिस्पेरेंस एंड ड्यू प्रोसेस, जिसके तहत वहां पे बलूचिस्तान में आग लगनी इनिशियली शुरू हुई थी। तो इन दोनों को पाकिस्तान के लिए कितना, ब्लास्फेमी लॉ तो पता ही है मुश्किल है ही है, ये दो भी कितने मुश्किल हैं या इम्पॉसिबल हैं चेंज कर पाने पाकिस्तान के इस ढांचे के अंदर। देखिए पहला वाला जो है फोर्स कन्वर्शन वाली जो बात है, यानी बेसिकली किडनैपिंग यंग गर्ल्स और हिंदू और क्रिश्चियन एंड रेपिंग देम एंड देन फोर्सिंग देम टू मैरी, तो ये वाला जो इशू है ये उनका एक सिस्टेमिक है। ये तो उनके, जिसको हम बोलते हैं ना, मज्जागत है, दिमाग में घुसा हुआ है। इसको आप कैसे चेंज करोगे? आप क्या वो एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तानी पुलिस अब डंडा मार के चेंज करे? खुद उसमें पार्टिसिपेट करती है। इतने इतने डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंसेस हैं बाय द वे पाकिस्तान में। अभी तक एक जागृत, छोटा ही सही लेकिन एक जागृत सिविक सोसाइटी है, उनके डॉक्यूमेंट किए हुए हैं कि ये आपने गंदे काम करे हैं, ठीक है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन यूरोपियन कमीशन के पास है। सो इसको वो डिनाई तो कर ही नहीं सकते। एंड ये भी क्लियर है कि दिस इज अ सोसाइटी वाइड प्रॉब्लम। ये नहीं कि फ्रिंज पे हो रहा है कि किसी कहीं पे दूर दराज के गांव में, अरे शहरों में हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। हैदराबाद जो सिंध में है, कराची में, लाहौर में, वहां तक होता है। तो छोटे छोटे गांवों को तो छोड़ ही देते हैं। मैं डेरा आजम खेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मतलब एकदम जो बड़े शहर है वहां पे भी ये हो रहा है। तो ये एकदम सिस्टेमिक प्रॉब्लम है वहां पे। वहां के लोग ही इस तरह के, यही विचार है उनके, इसी पे चलता है। नहीं तो हिंदू आबादी जो है पाकिस्तान की, वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे, मतलब मैं वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लगभग 8-9% थी, 8-10% थी। अब वो घट के 2% से नीचे आ गई है। कुछ लोग कहते हैं 1% से नीचे आ गई है। वो कैसे हुआ है? 12-13% का लोग आंकड़ा लेते हैं, जो आप कह रहे हो 2% से नीचे आ गया। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ, 8-10%, 12-13% ही सही, 2% से नीचे आ गए, ये तो पक्का है। तो इसका मतलब आप मतलब एक छठा उसका वो रह गया है। तो ये तो इससे नहीं हो सकता है ना कि पाकिस्तान के मुसलमान लोग, इतनी आबादी उनकी बढ़ रही है कि, और हिंदुओं की नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है कहीं पे कन्वर्जन्स हो रहे हैं, कहीं पे पीपल आर बीइंग फोर्स्ड टू लीव देयर रिलीजन एंड पार्टिसिपेट इन द मेजॉरिटी। तो ये जो है ये एक उनका ट्रेडिशन बन चुका है, ये ट्रेडिशन बन चुका है। और इसमें कई लोग तो मतलब वो पंजाब में टींगे भी हाथे, देखो मैंने फलाना ढिमकाना को उठा के मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये भी होता है वहां पे। ये कल्चरल, एक डीपली कल्चरल इशू है। आई डोंट थिंक द पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैन से हाँ जी हम तो करने को तैयार हैं जी, जैसे वो बोलते हैं हाथ जोड़ के, हाँ जी हम कर देंगे जी, हाँ जी कर देंगे जी से नहीं होएगा ना। बिकॉज यूरोपियन यूनियन वर्क्स ऑन अ कंप्लायंस regime, और ऑन कंप्लायंस बेसिस पाकिस्तान विल फेल एवरी टाइम। तो ये मुझे मुद्दा हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आखिरी वाला कौन सा था, द लास्ट पॉइंट? दूसरा जो पीओजेके और बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ डिसअपीयरेंसेस लोगों की, डिसअपीयरेंसेस, अच्छा, की स्ट्रैटेजी है बलूचिस्तान को कंट्रोल करने की, और वही पीओजेके में शुरू हो गई है। तो इसको थोड़ा, जो भी ये यूरोप अगर इकोनॉमी स्क्वीज करता है और ये डिमांड रखता है, इसका बलूचिस्तान और पीओजेके पे क्या असर पड़ेगा? इसमें ना 2-3 मुद्दे एक साथ में जोड़ देता हूं। एक तो है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो हो रहा है, तो डॉक्यूमेंटेड है, ये भी बहुत ही अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड है, सिविक सोसाइटी द्वारा ही डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन दूसरा मुद्दा ये है कि मैं एक मुद्दा ये बताता हूं लोगों को, जो शायद लोग नॉर्मली देखते नहीं है। इफ यू लुक एट द कॉम्पोजिशन ऑफ पाकिस्तान से जो छोड़ के उधर यूरोप माइग्रेट कर रहे हैं, वो लोग जाते कहां से? मैं यूके का बता सकता हूँ डायरेक्टली, और दूसरों का इनडायरेक्टली, जिसको जो मेरे दोस्त मुझे बताते हैं। तो यूके में हमने देखा है कि मीरपुरी लोग हैं। कहाँ है मीरपुर? पीओजेके में, करेक्ट। दूसरे जो आते हैं वो आते हैं बलोचिस्तान का जो उत्तरी छोर है, केटा के आसपास का, जो अफगानिस्तान के काफी नजदीक है, उस रीजन से। उस तरफ हेलमांड है, और इस तरफ इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है बलोचिस्तान का, ये यहां से भी लोग भाग भाग के उधर जा रहे हैं। क्योंकि उनके लिए क्या होता है, ये लोग पहले भाग के ईरान की तरफ जाते हैं पैदल,
फिर वहां पे शिप के द्वारा फिर वो एक चैनल्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, उनको यूज किया जाता है। दूसरा इनका कॉन्डुइट है कि जो पीओजेके के लोग हैं वो अपने पठानों के थ्रू कराची के रास्ते वहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है इनका। तो अब यूरोप को वो दिख रहा है ना कि आ कहां से रहे हैं ये लोग। अगर आप अपने लोगों में इतना दमन करोगे कि दे आर फोर्स्ड टू लीव, which has become a problem, it's become an immigration problem for Europe। अच्छा, मैं और एक चीज बता दूं क्यों प्रॉब्लम है। कितने लोग आएंगे पीओजेके और बलूचिस्तान से? मैं तो सीधा हिसाब है, पीओजेके में अगर इस वक्त 30-40 लाख लोग हैं, ठीक है, शायद उससे थोड़े ज्यादा ही हैं, पर 30-40 लाख मान लेते हैं। मान लीजिए आप उसका 5% जाता है उधर, यानी 1.5 लाख 2 लाख इन अ ईयर, नॉट मोर देन दैट। अब बलूचिस्तान का जो पॉपुलेशन है वो भी उसी तरह का है। बलूचिस्तान बहुत बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन छोटा है। कहा जाता है कि उसका कोई 80 लाख 70-80 लाख का पॉपुलेशन है, उसका भी वैसे ही आप प्रतिशत ले लो 3.5 लाख, तो 5 लाख लोग जा रहे हैं ना। 500,000 in a country like let's say Denmark, if people land up, what will happen? जो पॉपुलेशन ही 9 मिलियन नहीं है, वहां पे 5 लाख लोग आ गए तो क्या होगा? So they have woken up कि जो वेक्टर्स हैं, they are identified, Pakistan is not the only target. They have identified the vectors कि कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। These are all conflict zones and the conflicts are created by the regimes। वो regimes कौन से हैं? पाकिस्तान के केस में पाकिस्तानी सरकार खुद है, उन्होंने दमन की नीति करी है ना, डिसअपीयरेंसेस उन्होंने करे हैं। तो अगर हम उन पे नकील नहीं कसेंगे, हाँ, तो फिर वो, और हमारे पास औजार क्या है, हम वो एक्सपीडिशनरी फोर्स तो भेजेंगे नहीं, तो फिर ट्रेड पे लगाओ, इन पे टैरिफ मत लगाओ, उनका जीएसपी हटा दो। सो दैट इज अगेन अ थिंग दैट पाकिस्तान कांट डू एनीथिंग अबाउट, क्योंकि सिविक सरकार अगर मान भी जाए, मिलिट्री तंत्र नहीं मानेगी ना। ये जो सारा पॉलिसी है उनका बलूचिस्तान में डिसअपीयरेंस ऑल दैट्स डायरेक्टली डन बाय द मिलिट्री। पीओजेके में अभी जो दमन चल रहा है वो भी डायरेक्टली डन बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री। पाकिस्तानी मिलिट्री किसी की सुनी है क्या? वो तो दे आर अ लॉ एंड फोर्स अनटू देमसेल्व्स। सो आई डोंट सी पाकिस्तान overcoming these challenges and becoming compliant। तो ये this is a very serious challenge to the Pakistani economy। इसमें एक पहलू और भी है, then I will move from Pakistan into other issues। वो पहलू ये है कि जब ईस्ट पाकिस्तान का टाइम था तो इनिशियली इंदिरा गांधी फेस्ड दिस रिफ्यूजी क्राइसिस। उस समय हवाई जहाज, प्लेन ट्रैवल इतना इजी नहीं था। अब वो लोग इंडिया से भी ज्यादा प्रेफर करेंगे यूरोप जाना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो वो एयर ट्रैवल बड़ा इजी है, और जो लोग इमिग्रेशन के जितने मर्जी नियम हो, पर जब यहाँ पे गोली पड़ के मरनी है उससे तो इजी है यूरोपियन देश जाके जेल में भी रहना इनिशियली। सो द रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर इज वेरी हाई। तो जो आप कह रहे हो, यूरोप उस क्राइसिस को झेल रहा है जो 71 में भारत ने झेली थी। भारत हैड टू इन्वेड अमंग्स्ट अदर रीजंस फॉर दिस रीजन इनटू ईस्ट पाकिस्तान। तो अब वो इन्वेड की जगह ये कर रहे हैं। और दूसरा पहलू जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि अगर यूरोप से ये पैसा स्क्वीज होता है, जो पाकिस्तान वैसे ही गरीब है, तो उसको जाना पड़ेगा चाइना की गोद में और भी ज्यादा। अब चाइना ही मेरा सेकंड टॉपिक है जिस पे मैं आना चाहता हूं कि चाइना के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि चाइना के अंदर ये न्यूज आई जो बहुत वायरल हुई, चाइना होम प्राइसेस फॉल एट अ फास्टर पेस। अब इसके दो पहलू लिए जा रहे हैं, आप प्लीज दोनों को कवर कीजिएगा। एक, जो जी जिनपिंग चाइनीज फ्रेंडली मीडिया है, वो 2017 में जी जिनपिंग की स्टेटमेंट देता है जो कहती है हाउसेज आर टू लिव नॉट फॉर स्पेकुलेशन। तो 26 में अब जब 2006 का रेट हो गया तो वो कह रहे हैं उसकी स्ट्रैटेजी से हुआ है। और दूसरा पहलू कहता है भाई 17 के बाद इतने साल बढ़ता रहा, तुम्हारा एक इकोनॉमिक कोलैप्स चल रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना? आपने बहुत प्रोग्राम्स किए, मेरे साथ भी किया, व्हेन यू गिव द एंटायर हिस्ट्री ऑफ चाइनीज एंड देयर रूलिंग फैमिलीज। आज की स्थिति क्या है चाइना के अंदर बिहाइंड द आयरन कर्टन? It is a threat to both the Chinese deep state and to the broader Chinese economy। मैं ये बताता हूं कि चाइनीज सरकार ने 2 स्कीम्स चलाई थी, पहले मैं वो बता दूं फिर इसके साथ जोड़ें, इसी के साथ है। स्कीम नंबर 1 क्या था कि चाइना में जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनको बताया गया कि भाई आप एक काम करिए, आप सेकंड होम खरीदें, और सेकंड होम आप खरीदोगे तो आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। दे वर ऑफरिंग 40% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट टू मार्केट प्राइस, नंबर 1। और लोन जो है आपको बड़े सस्ते में मिल जाएगा। मतलब अगर आप 4% या 5% मॉर्गेज मिल रहा है, चाइना में लो है रेट्स, हम आपको उसके आधे दाम में दे देंगे क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम हो, ठीक है। तो उन्होंने एक स्कीम ये चलाई। दूसरा उन्होंने क्या किया, जो ये बिल्डर्स थे, रियल एस्टेट कंपनीज थे, उनको बोल दिया कि ठीक है हम सबवेंशन तो नहीं कर सकते। सबवेंशन होता है जब आपका लोन आप उसको रिस्ट्रक्चर करके एक्सटेंड कर दो,
ठीक है, मान लीजिए 10वां साल है लोन का, खत्म होना है, बैंक को पैसे वापस करने हैं। अब बैंक ने बोला ठीक है, हम आपको एक एक लोन और दे देते हैं, उसमें इसको लगा देते हैं। तो सबवेंशन का रास्ता जो है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स दे हैव रोल्ड ओवर द लोन्स ऑफ द बिल्डिंग कंपनीज। तो इस बार उन्होंने क्या किया, सरकार ने कहा है कि इट वाज लाइक अ क्वाजी प्राइवेट पब्लिक काइंड ऑफ स्कीम, इन द सेंस दैट गवर्नमेंट ने कहा हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। आपके जो पुराने प्रोजेक्ट्स है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो नए प्रोजेक्ट्स आप अभी बिल्ड फेज में हैं, जो बिके नहीं अब जस्ट अंडर बिल्ड, उसमें हम लोग आपके पार्टनर्स बन जाएंगे। सो वी विल टेक ऑन सम ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन एंड वी विल गारंटी द प्रोजेक्ट। ओके, तो उन्होंने गारंटी स्कीम करी, ऑलमोस्ट लाइक अ इंश्योरेंस स्कीम, कि अगर ना बिके, उसमें लॉस आए, तो सरकार विल गिव यू अ बैकस्टॉप एंड हेल्प यू टू कीप फाइनेंसिंग द लोन्स दैट यू हैव टेकन। एंड दूसरा, बिकॉज सरकार टुक द ओनर्स कि चलो हम आपके एक तरह से जेवी पार्टनर है। अच्छा, ये लोकल सरकार के लोकल जो यूनिट्स होते हैं ना, जैसे प्रोविंसेस में जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, उनके थ्रू किया गया। तो हम खुद पार्टिसिपेट करेंगे, तो इससे आपको यू गेट अ बेटर क्रेडिट रेटिंग, आपका क्रेडिट रेटिंग इमीडिएटली इंप्रूव कर जाता है। तो उन्होंने ये भी ट्राई करी। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, स्पेकुलेशन कर रहे थे, चाइना में क्या है कि भारतवर्ष में जैसे लोग सोने में पैसा लगाते हैं या फिर घरों में भी लगाते हैं, चाइना में घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सोने पे कम, घर पे ज्यादा। सो क्या होता है कि 3-4 जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनका खुद का रहने का मकान जो भी हो, वो 3-4 लोग मिलके एक छोटा यूनिट बना के एक मकान खरीद लेंगे स्पेकुलेटिवली। ओके, और उसका जो प्राइस अप्रिसिएशन होगा, दैट बिकम्स देयर कैपिटल गेन। तो ऐसे वो अपना सेविंग्स करते हैं। तो चाइनीज गवर्नमेंट से इसको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट दैट मनी टू फ्लो इनटू आइदर द स्टॉक मार्केट और इनटू कंपनीज, डायरेक्टली इनटू इन्वेस्टमेंट्स। तो ये बंद करिए आप। तो ये डिस्करेज किया गया। देयर वाज नथिंग इंसेंटिवाइजिंग और नॉट इंसेंटिव। उन्होंने कहा कि ये बंद है, ये वी आर गोइंग टू डिस्करेज दिस। हाउस विल हैव टू बी बॉट बाय वन फैमिली एज अ यूनिट, यू कांट हैव दिस नॉनसेंस ऑफ 5-6 लोग मिलके। तो उन्होंने वो कोशिश करी। और ये तीसरा वाला है, जो पहला वाला मैंने बोला, उसमें क्या है कि एक साइकोलॉजी बोल के चीज होती है। साइकोलॉजी ये है कि ये पहले किस लिए कर रहे थे कि हमें कैपिटल गेन्स मिले, हम अपना लाइफ सेविंग्स उसमें डाल के थोड़ा बहुत गेन करें। ऑलराइट, बिकॉज चाइना में वो ट्रस्ट नहीं है टुवर्ड्स से द स्टॉक मार्केट और इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स। पेंशन फंड्स, बाय द वे, मोस्ट कंपनीज डोंट इवन हैव पेंशन फंड्स। मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज इट आउटसाइड चाइना, नहीं है उनके पास। तो लोगों ने कहा यार, तो फिर ये भी गया, अब हम क्या करें? तो लोगों ने पूरा हाथ ही खींच लिया रियल एस्टेट से। अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो मैं अपना एक मकान खरीदूंगा, और नहीं अफोर्ड कर सकता हूं तो भाड़ में जाए, मैं इसमें घुसूंगा ही नहीं। इट बेटर टू कीप मनी इन द बैंक। ऑलराइट, तो ये दो चीजें हुई। और पहला जो मैंने कहा था कि वो सरकारी मुलाजिम वाली बात, वो सरकारी मुलाजिमों ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि वो भी पागल नहीं है। आप एक खुद बात बताओ, 2 घर लेके या 3 घर लेके, 3 घर, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी 2 घर थे, 3 घर लेके मैं क्या करूंगा? इट्स नॉट पॉसिबल गिवन देयर सैलरी लेवल्स। ऐसा नहीं कि उनके सैलरी बहुत हाई है। चाइना का अभी भी पर कैपिटा इनकम जो है वो $8,500 है। ठीक है, दैट्स नॉमिनल, एक्चुअल नॉमिनल $8,500 में। और अगर घरों का मैं एवरेज प्राइस देखूं, वो है $70,000-80,000। तो आप कितने घर खरीदोगे भाई? आप खरीद ही नहीं सकते हो ना। इट इज सिंपली अनअफोर्डेबल। सरकारी मुलाजिम को $12,000 मिलता होगा, $13,000 मिलता होगा। वो तो अब हर जगह यही हो गया, फ्यू आर बाइंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज। इंडिया में भी मैं नहीं, आऊंगा। इट्स नॉट अ सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी। बट वो तो अच्छा, और हाउसेस, फ्लिपिंग देम, रेंटल इनकम्स बना रहे हैं, एयरबीएनबी बना रहे हैं, वो यू नो द एंटायर स्टोरी। हाँ, तो ये चला नहीं उधर, तो दोनों स्कीम्स उनके फ्लॉप हो गए। तो ये और स्पाइरल में चला गया। जो उन्होंने सोचा था, फॉर अ व्हाइल इट लुक्ड लाइक थोड़ा बहुत बैकस्टॉप है, नाउ इट इज अगेन बिगन स्पाइरलिंग। So that is a problem. Demand has simply just evaporated. What do you think is happening to Chinese manufacturing? Because एक कॉन्सेप्ट तो ये है प्राइस 20 साल पुराना गिरना, दूसरा ये है घोस्ट सिटीज की जो बातें शुरू हो गई हैं कि भैया कोई रहने के लिए जा ही नहीं रहा, आपने कम्युनिस्ट स्टाइल में एकदम शहर बसा दिया, बट कोई आ नहीं रहा बिकॉज उतनी इंडस्ट्री नहीं आई। इनफैक्ट थोड़ी रिवर्स ही हुई है, कोई वियतनाम, कोई इंडिया, कोई कहाँ गया है। सो डू यू थिंक चाइनीज इकोनॉमी को इस तरह, ये हाउसिंग क्राइसिस इज इन अ सेंस एब्सोल्यूट वीकनेस ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, जिसको स्पिन दे के जी की पॉलिसी बोली जा रहा है बार बार? नहीं, इसमें दो चीजें हैं ना। इट्स नॉट अ मोनोलिथिक प्रॉब्लम।
अगर हम उनका मैन्युफैक्चरिंग देखें, मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना इज रफली अबाउट $9 billion, सॉरी $9 trillion. चाइनीज इकोनॉमी इज रफली 19 trillion नॉमिनल, दैट्स व्हाट दे से. इस साल शायद वो 20 trillion क्रॉस कर जाए, बट पॉइंट इज मैन्युफैक्चरिंग इज अबाउट 9. ठीक है, उसमें से लगभग 4.5 के आसपास जो उनका एक्सपोर्ट होता है, उसको कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है. वो लगभग जो कर रहे थे वही कर रहे हैं. बाकी जो आधा है, मैं बिल्कुल मोटे मोटे तौर पे बोल रहा हूँ, दीज आर नॉट एग्जैक्ट नंबर्स. बाकी आधा जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन है. अब डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो क्या सस्टेन कर रही थी उसको, उसके दो वेक्टर्स होते हैं यूजुअली. एक होता है डेमोग्राफिक, भाई आपके यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, नए लोग शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उनको सामान खरीदना होता है, कंजम्पशन बढ़ता है. ओके, तो वो तो खत्म हो गया है. चाइना में इनफैक्ट इट्स अ मैसिव डिक्लाइन इन बोथ मैरिजेस एंड अ मैसिव हाइक इन डिवोर्सेस, दोनों हो रहा है. ऑलराइट, और बच्चे पैदा हो नहीं रहे हैं. तो कंजम्पशन हैज हैड इट्स स्टफिंग्स नॉक्ड आउट फ्रॉम मल्टीपल कंजम्पशन सेंटर्स, बिग अर्बन सेंटर्स. वहां पे बहुत बहुत ही बुरा हालत है. There are entire streets in Beijing and Shanghai. मेरे जो एक्सपर्ट दोस्त है वो कहते हैं कि यार हम पहले जाते थे तो मतलब घुसने को मिलता नहीं था, लाइन लगा के घुसना पड़ता था, ऐसी दुकानें होती थी वहां पे, और पूरे स्ट्रीट्स आर कंप्लीटली एम्प्टी, फुटफॉल्स ही नहीं है. कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं वो तो टेंसेंट और अलीबाबा बेच रही है. जी नहीं, उनका भी अगर आप ग्रोथ देखो वो इट हैज सॉर्ट ऑफ टेपर्ड ऑफ. They have reached a certain saturation point और वो ज्यादा ग्रो नहीं कर रही, which is why they're investing abroad in countries in Asia Pacific particularly. तो ऐसा है कि आपके कंजम्पशन का जो मेन स्टे था पॉपुलेशन ग्रोथ, that driver does not exist today. And conspicuous consumption जिसको बोलते हैं, यानी कि गुची के बैग खरीद लो और क्या बोलते हैं लामी का पेन जाके खरीद लूं, जो भी है, बड़े बड़े गाड़ियां खरीद लूं, हाँ, ये सब जो है वो मतलब चाइना में ऐसा नहीं है. लोगों को लगता है कि वो बहुत अमीर हैं, बिल्कुल नहीं. उनका जो औसत है, औसत आय बहुत नीचे है. दैट्स व्हाई दे कैन सस्टेन चीप मैन्युफैक्चरिंग. उस पे दूसरे पॉइंट पे भी आऊंगा, एक जो इसका थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है बट वो भी रियलिटी है. जो कंस्पिकुअस कंजम्पशन करने वाले हैं चाइना में, देयर आर 1.64 मिलियन मिलियनेयर्स. ओके, बिलियनेयर्स भी उसी में आ जाते हैं, पर मिलियनेयर्स. तो ये 1.64 मिलियन से आप कितना कंजम्पशन करोगे भैया, वो नहीं हो रहा है. So the problem is that consumption story is stalling, which means that manufacturing is stalling. Wait, and जो आप मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हाउसिंग मार्केट जिसको अभी हमने डिस्कस किया, वहां से तो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का एक डिमांड आ रहा था ना, फॉर इंटीरियर्स, फॉर न्यू टेलीविजन सेट्स, फॉर वगैरह वगैरह, जो सारा चाहिए होता है तामझाम, तो उसका डिमांड खत्म हो गया. प्लस इट्स वेरी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो वेरी लेबर, एग्जैक्टली. लो लेवल अच्छा, जॉब अब ये क्रिएट करता है. एक चीज और है इसमें मुद्दा, वो है प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन. व्हाट आई मीन हियर इज, जब आपका पॉपुलेशन अगर बूढ़ी हो रही है, अगर वो ओल्ड हो रहा है, तो आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू शिफ्ट टू एज मच ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग एज पॉसिबल, जो वेस्ट में हमें देखने को मिल रहा है, विच इज व्हाई यू आर सीइंग ले ऑफ्स बोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इन सर्विसेज. चाइना में उन्होंने क्या किया है, उनको ले ऑफ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि लोग ही नहीं. There are vast swaths. वो जो by the way जो रूरल लोग आके काम करते थे ना, वो फैक्ट्रीज में नहीं करते थे. They were in कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट. उसका डिमांड खत्म हो गया तो वो सब भाग गए. और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो शहरों से ही आते थे, उनके टेक्निकल पॉलिटेक्निक वगैरह से, वो लड़के लड़कियां, उनकी संख्या तो कम हो गई है, और उन्होंने ये ट्रेंड पढ़ लिया था. सो व्हाट दे हैव डन वेरी स्मार्टली इज, China has not gone the way of America in terms of AGSI, artificial general superintelligence. What they are aiming at is very efficient and fast agentic AI, which can discharge certain functions. It can run entire assembly lines. So फटाफट वो उसको कर सकते हैं. So they have invested heavily in both agentic AI and 3D manufacturing plus automation, robotics, massive investments. So इसके चलते क्या है कि उनका जो productivity है, they're still able to maintain it. And because they already had scale, they have more skill than anybody else on earth, which remains a fact. तो इसलिए वो sustain कर पा रहे हैं. जो basic manufacturing है, what I'm trying to say is that through automation and technology, they're able to maintain their productivity, right? But there is no uptake from the domestic market because आपका consumption story stall हो चुका है. Okay, this is the situation. शामिक, और यही जैसे मेरा एक एग्जांपल है. नाउ आई वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत. क्योंकि आपने एक गोल्ड के बारे में और प्रॉपर्टी के बारे में चाइना का बोला,
भारत में भी कुछ चेंजेस हुई हैं, उस पर बात करना चाहूंगा। बट यूएसएसआर जब एक टाइम पे टेलर कोलैप्स्ड वाज एन एब्सोल्यूट राइवल ऑफ यूएस, बट बिकॉज इट वाज एन ओपेक इकोनॉमी यू डिड नॉट नो एक्चुअली चल क्या रहा है। चाइना भी जो मर्जी बोले ओपेक इकोनॉमी है, इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा सब चल रहा है, बट वो स्ट्रेसेस दिख रहे हैं और वो स्ट्रेसेस काफी विजिबल हैं, इंक्लूडिंग इन इट्स एबिलिटी टू फाइट वॉर्स। अभी एक रिपोर्ट आई एयर पावर को लेके जो कहती है इंडियन एयर पावर ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स is number 3 and China is number 4 now, because one of the factors they put in is China ने आखिरी जंग कब लड़ी है, when has it been tested? इंडिया तो रोज 6 जगह टेस्ट हो रहा है, चाइना टेस्टेड ही नहीं है। so बताऊं इसमें मैं आपसे ये सवाल एक पूछता हूं इसी पे, यू कैन कंटिन्यू। ये मुझे बताओ यार कि चाइना ने पहली हवाई जंग कब लड़ी थी? Has China ever fought an air war? Exactly. ग्राउंड में तो बहुत कुछ किया है, एयर वॉर लड़ी है क्या चाइना? हाँ लास्ट क्या? ओके दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। लास्ट की छोड़ो, फर्स्ट की बात करो पहले तो। फर्स्ट की बात करो ना, लास्ट कहां से आ रहा है? रियलिटी है। The Vietnam invasion, it was with minimal air power. They focused on artillery, tanks, and so armored and infantry. That was their focus. वो हार गए वो पूरी तरह। मैं थोड़ा उससे आगे बढ़ गया क्योंकि आपने गोल्ड और प्रॉपर्टी दो कहा। एक तो आपको भारत की ये जनरल बात है, संडे को चढ़ाऊंगा तो आई वांट अ जनरल टॉपिक ऑन इंडिया आल्सो, कि आप इंडिया की प्रॉपर्टी मार्केट किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बड़े शहर में बातें हैं स्लो डाउन की, बातें हैं करेक्शन की, पर 2020 कोविड के बाद विच वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कोविड में प्रॉपर्टी प्राइसेस पर कैसे बढ़े नहीं गिर रहे। और दूसरा गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड पे आफ्टर प्राइम मिनिस्टर स्पोक के गोल्ड मत लो, लोगों का परचेज कोई कम नहीं हुआ, उल्टा स्केर्सिटी वैल्यू हो जाती है। फिर साथ ही साथ इनफैक्ट यू डिस्कस दैट आल्सो, साथ ही साथ बार-बार रूमर्स आते हैं कि इस तरह की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, उस तरह की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। और मुझे अभी कुछ सवाल आए जिसमें मैं हैरान हो गया था, लोग कह रहे हैं कि यार नोटबंदी की तरह गोल्ड भी जब्त हो जाएगा लॉकरों के अंदर। सो वो गोल्ड को लेके भारत में एक बार अब ड्रॉप करो, उसके वर्जन्स, कई पैनिक वर्जन्स ऐसे बन जाते। तो मैंने पूछा गोल्ड में भाई क्या हो जाएगा, क्या कर सकते? मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से दोहराऊंगा, गोल्ड हमारे लिए मेंटल ब्लॉक है। ये सरकार इसको ना ही छेड़े तो बेहतर है। अगर वो ड्यूटी स्ट्रक्चर पे कुछ करना चाहे वो अलग चीज है, दैट इज देयर प्रेरोगेटिव। लेकिन इफ दे इमेजिन दैट पीपल विल स्टॉप बाइंग गोल्ड बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर हैज रिक्वेस्टेड देम टू डू सो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि आपातकाल लोगों को नजर नहीं आ रहा है, आपातकाल तो दिख ही नहीं रहा है ना, कहाँ है आपातकाल? तो वो क्यों? हाँ, लोगों को ये जरूर है, लोग चिंतित हैं कि देखिए इनकम्स जो हैं, इनकम लेवल जो है मिडिल क्लास का, मध्य वर्गीय इनकम, वो उतनी तेजी से अब बढ़ नहीं रहा है, मोर और लेस प्लेटो हो चुका है। तो लोग यही सोच रहे हैं कि भैया इनकम नहीं बढ़ रहा है तो कम से कम किसी सिक्योरिटी में डाल दो जो वाकई में सिक्योर हो। और भारतवर्ष में गोल्ड से ज्यादा सिक्योर कोई भी व्यक्ति किसी चीज को नहीं मानता है। आप कुछ भी कह लो, आप जितना भी बोल लो, सिप लगा लो, म्यूचुअल फंड कर लो, भैया बॉन्ड खरीद लो, हाँ कुछ भी कर लो, घर खरीद लो, ये बहुत हॉट है, nobody will believe you, they'll still put money into gold and that's the way we are। तो ये एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। आप रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, इंडिया का बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं पहले अपना गोल्ड पे एक सवाल और चाहूंगा, मैं गोल्ड पे जाऊंगा। ओके, यू थिंक गोल्ड मोनेटाइजेशन या जो पैनिक रिएक्शन है कि गोल्ड के ऊपर कुछ जब्ती, लोग एग्जांपल दे रहे थे, पता नहीं वर्ल्ड वॉर, कुछ देशों ने ये किया वो किया, क्या आप गोल्ड पे कोई गवर्नमेंट बिग इंटरवेंशन देख रहे हैं? और अगर होगी तो किस तरह की हो सकती है टू मोनेटाइज द गोल्ड? मुझे नहीं लगता गोल्ड मोनेटाइजेशन से सरकार 2 या 3 बिलियन डॉलर से अधिक खींच पाएगी, विच इज लाइक अ चिल्लर गिवन हाउ मच गोल्ड वी हैव। भारतवर्ष में इस वक्त 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ गोल्ड पड़ा हुआ है प्राइवेट लोगों के पास। आई डोंट थिंक लोग उसको देने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमारे देश में सरकार की बात ही नहीं है। अभी तक हमारे देश में जो विकल्प हैं निवेश के, यानी स्टॉक मार्केट वगैरह, काफी बढ़ोतरी हुई है। लॉट ऑफ पीपल नाउ इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, इट हैज बिकम मोर डेमोक्रेटाइज्ड, लेकिन भरोसा नहीं। तो भरोसे की बात जब भी आ जाती है, जब भी आपको लगता है कि शायद विश्व क्राइसिस की ओर बढ़े, और मिडिल क्लास लोग तो, मध्यवर्गीय लोग तो पढ़े लिखे ही होते हैं, पर मैं कहता हूं मध्यवर्गीय छोड़िए, जो फिशरमैन है वो भी गोल्ड को ही विश्वास करता है, तो वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो उनका ट्रेडिशन है। मिडिल क्लास लोग जो है वो थोड़े से इनसिक्योर हैं, इसलिए वो नहीं छोड़ेंगे। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इट इज एन आइडिया एंड इट्स गुड टू आर्ग्यू कि भारतवर्ष के पास
डिपेंडिंग ऑन द एस्टिमेट 35,000 से लेके 50,000 टन सोना प्राइवेट हैंड्स में है, और मंदिरों में शायद और 20,000 टन और है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, उसको आप मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। करोगे कैसे शामिक? मेरा एक सवाल है, आधा तो ज्वेलरी की फॉर्म में है, आधा में हाँ, तो लोग क्यों करेंगे? कौन दिखाएगा अपनी ब्लैक मनी? उसको आपके दादी की ज्वेलरी आप उसको मेल्ट थोड़ी करवाने दोगे? नहीं करोगे ना, नहीं होने वाला। एंड सेकंड, वन इज ज्वेलरी एस्पेक्ट, सेकंड इज उसके अंदर कितना ब्लैक मनी है, आप उसकी वैल्यूएशन करोगे, लोग बोलेंगे इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, भाई तूने ली कब दी, तू पहले जस्टिफाई तो कर, ली क्योंकि वो प्रूफ मांगेंगे ना, ये आपके पास आया कैसे। सो पीपल आर नॉट गोइंग टू बी फोर्थकमिंग, क्योंकि यहाँ पे जो तंत्र है वो प्यूनिटिव तंत्र है, वो बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशंस करती है चीजों की। उनको तंत्र थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, टैक्सेशन पॉलिसीज एंड स्क्रूटिनी एंड सो कॉल्ड ऑल ऑफ दैट स्टफ, उसको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। एंड फाइनली यू कांट हैव अ सिस्टम, सी 80%, मैं कंजर्वेटिवली बोल, 80% ऑफ द गोल्ड इन इंडिया इज ज्वेलरी फॉर्म। तो ज्वेलरी कोई क्यों देगा? ये नहीं होता है। आप जब सोना गिरवी रख के थोड़ा पैसा लेके एक फैक्ट्री भी स्टार्ट करते हो, मान लो आप एक सौदागर हो, आप ऐसा करते हो, तो वो सोना वैसे ही रहता है ना, आप उसको फिर जाके छुड़वा के ले आते हो उसको, वो गोल्ड ज्वेलर जो देता है लोन या जो भी लेता है, वो दे डोंट मेल्ट इट, यू कांट डू दैट। तो अगर सरकार उस पॉलिसी पे चले और लोगों के दिमाग में वो भ्रम घुस जाए तो उसको निकालना इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा। ये शिक्षा की बात नहीं है, ये सार्वजनिक प्रचार की बात नहीं है, होएगा ही। I don't see it happening. अब थोड़ा सा भारत की प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, उसके बाद मैं जाना चाहूंगा अफगानिस्तान पे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मूव्स किए हैं भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान को घेरने के लिए। सो ब्रीफ में आप भारत की प्रॉपर्टी क्या देख रहे हो? एक हमारे पास, इट्स वेरी सैड, यंगस्टर्स इन द प्रोफेशन इन लॉ, दे कम, दे आर मेकिंग गुड सैलरीज ऑल्सो, और वो बोलते हैं सर अगर हम दिल्ली के नहीं रहते हैं, हमारे पेरेंट्स, और दिल्ली का मतलब मैं दिल्ली एनसीआर बोल रहा हूँ, तो बोलते हैं सर हम जो मर्जी सैलरी कमा लें, अनलेस वी बिकम एब्सोल्यूट रॉक स्टार्स इन आवर प्रोफेशन, हम अच्छा काम करते हुए घर कब लेंगे? गाड़ी लेने के बाद, बच्चा ना भी हो, सिंगल ही है मोस्टली, हम घर कैसे लेंगे? तो व्हाट डू यू थिंक इज इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रॉपर्टी? हैज इट गॉन कंप्लीटली bonkers फॉर द कॉमन मैन, एंड डू यू सी एनी एंड इन साइट? इट हैज गॉन bonkers। देखिए, यहाँ पे जो है वो चाइना जैसा नहीं है, स्थिति थोड़ा अलग है। भारतवर्ष में जो जितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है ना, पिछले 15 साल में या 20 साल भी पीछे चले जाएं, उसका 80% गेन जो है, इट इज accrued टू द वेल्दी पीपल। जो ऑलरेडी वेल्दी थे वो और वेल्दी हो गए। सो जिनी कोएफिशिएंट है भारतवर्ष का काफी बढ़ने की दिशा में जा रहा है। वो इट वाज लो, इट इज नाउ बिकमिंग मॉडरेट टू हाई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन जब होता है तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ एसेट्स कम हो जाता है, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी ऑफ एसेट्स ओनली अफेक्ट्स द पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन, डजंट अफेक्ट द वेल्दी। तो वेल्दी क्या करेगा? आप दोनों का साइकोलॉजी देखिए। वेल्दी क्या करेगा? वेल्दी सोचेगा यार पैसे पड़े हुए, मैं इसको कहाँ लगाऊं? चलो मैंने बड़े सारे स्टॉक्स खरीद लिए, मैंने सोना भी खरीद लिया, बीवी को सोने में वो दिया, जड़ दिया, अब मैं क्या करूं? या डजंट मैटर वेदर इट्स अ मैन और अ वुमन, सेम साइकोलॉजी। वो घर खरीदते हैं। घर मतलब दे इन्वेस्ट इन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी, बिकॉज दैट्स अ प्लेस टू पार्क द मनी लॉन्ग टर्म एंड फॉरगेट इट। तो क्या है कि वो जो सारा एक्स्ट्रा वेल्थ जनरेशन हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा भाग, कुछ भाग स्टॉक मार्केट में गया है, लेकिन बहुत बड़ा भाग रियल एस्टेट में घुसा है, इन द 6 मेट्रोस पर्टिकुलरली। तो यू कैन सी द रिजल्ट even in a place like Calcutta, which was dead earlier. Okay, I'm speaking from experience. Uska property price is higher than Pune, which is a far more dynamic city. So this actually shows that the wealthy, they were speculatively buying houses and offices. तो ये जो चीज है उसके चलते, और ये by the way ये खत्म नहीं हो रहा है, because the economy is still growing, that wealth concentration will keep happening, middle class will continue to stay flatlining on their salary and income. जो गरीब तक हुआ है तो वो ऐसे भी इस कंटेंशन में आता ही नहीं है। तो जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, मतलब रिलेटिव टू देयर इनकम, उनके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, जो उनको चाहिए, उसकी प्राइस जो है उनके सैलरी के 5 या 6 गुना पहुंच चुकी है। आप जो कह रहे थे ना, आज के डेट में 2-3 लाख रुपए अच्छी सैलरी मानी जाती है मिडिल क्लास के लिए, लेकिन जो बंदा 25 या 36 लाख रुपए कमा रहा है, मान लो 30 लाख रुपए कमा रहा है, एवरेज ले लेते हैं, वो भी क्या 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का घर खरीद सकता है? अगर लोन मिल भी जाए तो पहले तो मिलेगा नहीं, बिकॉज दे हैव देयर ओन बेंचमार्क्स ना, ऑल दीज मॉर्गेज एंटिटीज।
और मिल भी जाए तो कैसे अफोर्ड करेगा उसको? 1 लाख रुपए पे आपको कितना हो रहा है आजकल? आई डोंट नो, 1300 और रुपीस, वो तो कर 1200-1300 लेंगे रुपए देना पड़ता है लोग कमेंट पर कर लाख। देंगे, बट 1300 पर लगा तो मैं बोल रहा हूँ 1.5 करोड़ में आप पहले तो 1.5 करोड़ में ना आप ऑथराइज्ड कॉलोनी में दिल्ली में कुछ लेके तो दिखाओ। पहली बात तो 1.5 में है कहाँ, आपको जाके गुड़गांव तो पूरा ही आउट हो चुका है, उसको तो बोलते हैं जी इट इज गुड़गांव तो इज अनटचेबल, वो तो और भी ज्यादा बढ़ गया प्राइस, क्रेजी। तो नोएडा में भी अब आप जाके नोएडा के भी बहुत इंटीरियर में 2 BHK शायद 3 BHK 1.5 करोड़ में, जिससे आपका ट्रैवल टाइम अगर आप दिल्ली में काम करते हो कम से कम 1.5 घंटे का होना है, उसके बाद भी इट्स आप नॉट, नहीं रह सिंपली पाओगे, नॉट सस्टेनेबल। नॉट पॉसिबल राइट। अब पर इसमें मैं एक बात जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग, एक जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं या कहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं, कि डू यू थिंक इसके अंदर इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर भारत विच कैन हैपन विच वी कैन डू, और यू थिंक ये एक ट्रेंड है जो जब बस्ट होगा, बबल है या नहीं है, जब बस्ट होगा वो बस्ट होगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा? No, I'll say there's a market opportunity. Market opportunity मैं आपको बता देता हूँ कि the whole thing boils down to FSR बोलते हैं ना भारतवर्ष में। FSI, हाँ, whole thing boils down to that. The thing is that you have to understand why people in the West, मैं उसके साथ compare कर रहा हूँ because our middle class is more or less at the lower middle income rank worldwide now. उस level तक पहुंच चुकी है। तो let us start comparing over there. Even if you compare with let's say Russia और Poland, East European countries, ठीक है, वहां पे भी they are not restricted to keeping the city at a low level. तो दिल्ली में जैसे skyscrapers हैं, 16 मंजिल से ऊपर तो कुछ दिखता नहीं है मेरे को। You have to build up. If you don't build up, you can't construct at scale. Issue scale का है। जब तक आप स्केल पे नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाओगे तो बिल्डर क्या करेगा? वो एक्सपेंसिव फ्लैट्स बनाएगा टू मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ स्केल, क्योंकि आपका फाउंडेशन वही बनना है, आप उसी में गाड़ रहे हो, जमीन उतना ही है। सो इफ यू अलाउड हायर FSRs and if you're allowed to build skyscrapers much more in much higher quantity and in wider areas, तभी जाके आप इस हाउसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। सो एक तो पॉलिसी इंटरवेंशन ये लगेगा, दूसरा पीपल हैव टू यूज देयर इमेजिनेशन इन टर्म्स ऑफ हाउ यू डिजाइन द सिटीज। वेस्ट में क्या मॉडल है जहां पे ये अफोर्डेबल हो जाता है मिडिल क्लास के लिए? दे हैव दिस सबर्बन टाउन्स एंड दे हैव फास्ट ट्रांसपोर्ट। भाई गुड़गांव और नोएडा सबर्बन टाउन्स ही थे। नहीं वो तो थे, अब वैसे नहीं देख रहा हूं ना मैं, तो आपको वैसे एक रिंग बनाना पड़ेगा। नाउ यू कांट सी वो लोग, वो जो वहां पे हुआ है ना, वो सबर्बन टाउन का NCR और फिर ऐसे प्रॉपर्टी भाव, ये अनप्लैंड है। आप प्लानिंग करके अगर बनाओगे एंड यू कंस्ट्रक्ट इन स्केल, एक चीज से नहीं होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ मोनो कॉजल मोनो रिलेशनल मैप, आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। यू हैव टू अलाउ mass scale construction, high rises, right? So that you can then commute those people in from those places, and that commute has to be fast. Anything longer than half an hour means it's unviable. And also you will तो have आपको to वैसे scale प्लानिंग up करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे टाउन also- प्लानिंग तो है ही नहीं। I want to move on to Afghanistan, but I'll just say one thing. Also, you'll have to plan for your firefighting equipment, which can reach the 30th floor. 15वें फ्लोर पे नहीं पहुंच रहा। इतनी horrible images आई थी अभी नोएडा से। बहुत सारी चीजें, वो तो अंत नहीं है इन सब चीजों का। क्या क्या करना पड़ेगा। In fact, I was very impressed when I went to Gift City. I saw वहाँ पे पूरा एक fire station था, which what looked like very swanky fire machines. So I hope did you go to the underground thing? They have the tunnels underground, which all the utilities are inside. Yes. Already it's prepped to a very high level. People don't realize it. It is actually a smart city. Underground cabling, underground fiber, underground electricity, सब किया हुआ है उन्होंने। मुझे तो ऐसे वो फायर इंजन से मैंने देखे ना, तो आई वाज लाइक ये भाई का मैंने इंडिया में लास्ट मुझे याद ही नहीं प्लान्ड एक सिटी के अंदर इतना बड़ा स्पॉट देखा हो। एनीवेज, आई वांट टू कम टू अफगानिस्तान नाउ। बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, चाइना और पाकिस्तान भारत को टू फ्रंट वॉर में बहुत बड़ी घेरने की बात करते हैं। कई बार ईस्ट पाकिस्तान के समय भी यही सपना था कि भैया वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान लड़ेगा। चाइना की हमने हालत डिस्कस कर ली, यूरोप का पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्क्वीज भी कर लिया। बट अफगानिस्तान में बड़े अनयूजुअल इवेंट्स हुए हैं, जिस तरह बार बार मंत्री वहां के अलग अलग भारत आ रहे हैं और साइमल्टेनियसली जो उनकी डरंट लाइन को लेके शुरू से ही विचार रहा है, जिसमें मुझे लगता है अफगानिस्तान पॉलिटी में कंसेंसस है, वो वॉर प्रॉपर वे में छिड़ गई है। जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं और जो भी उनका वॉर का स्टाइल है, कभी रेंजर्स को पकड़ रहे हैं, कभी आर्मी मैन को मार रहे हैं, कभी नॉर्मल पुलिस वाले पाकिस्तान को मार रहे हैं।
do you think, and what do you think has been India's role in this, and do you think अब पाकिस्तान के लिए जब वो प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, अब उनको ग्रेवयार्ड बनाने बैठ गया है? इंडियाज रोल, एक शब्द में उत्तर दूंगा, फिर मैं थोड़ा विस्तार भी दूंगा। एक शब्द में इंडियाज रोल, एनकरेजिंग। तो हम लोग एनकरेज कर रहे हैं। अच्छा, एनकरेजमेंट के कई तरह से हो सकता है। So I firmly believe we are not actually supplying weapons. They don't need that, but we are supplying them with technology. We are supplying them with training, and we are supplying them with financing so that they can procure certain things. And they are very, very inventive. लोग समझते हैं ना कि अफगान क्या है, इनको ये पढ़े लिखे नहीं होते, बिल्कुल नहीं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। And when it comes to weapons, they adapt to weapons like a duck to water. कोई भी आप दिखा दो, फटाक से समझ जाएगा और उसको फिर उसके साथ खेलने लगेगा। तो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, the Afghans, after the Ukrainians, people haven't noticed it yet, they have adapted to it in a massive way, and with encouragement from Russia, India, and to some extent China as well. आप बोलोगे चाइना क्यों? चाइना तो पाकिस्तान के फेवर कुछ नहीं होता है। Everybody seeks to control either their vassal or their rival. तो वो कंट्रोल के लिए ही दूसरों को भी थोड़ा बहुत मदद दिया जाता है। इन दिस केस भारतवर्ष की स्ट्रेटेजी वही है जो आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का में दिखेगा, जो आपको टर्की के साथ दिखेगा, और वही चीज आप पाकिस्तान के साथ देख रहे हो, पिंसर स्ट्रेटेजी। पिंसर स्ट्रेटेजी क्या है? भारत अपना तो वो जो प्रेशर है वो यहाँ से बना के रखा ही हुआ है भारत ने। पाकिस्तान के अंदर खलबली पैदा कर दो, जमील जमाली पैदा कर दो बहुत सारे, और दूसरे तरफ से प्रेशर क्रिएट करो अफगानिस्तान का, which in turn helps the actual insurgencies boiling within Pakistan. तो ये एक दोहरा स्ट्रेटेजी, एक पिंसर स्ट्रेटेजी, उसको भारतवर्ष एनकरेज कर रही है। बदले में अफगानिस्तान को क्या मिल रहा है? सिर्फ ये तकनीकी मदद या पैसा ही नहीं। वी आर नाउ बिल्डिंग दैट रेलवे लाइन फ्रॉम चाबहार टू जारंज, ये अभी अनाउंस हुआ है। तो चाबहार टू जारंज अगर रेलवे लाइन बन जाता है तो भारी मात्रा में हम सामान भी उनको भेज पाएंगे जो अभी बाय रोड जाता है, which is obviously it restricts the amount that we can send. कि डायरेक्ट ओवरफ्लाई करके तो हम जा नहीं पाएंगे, राइट? We'll have to depend on either the Chinese or the Pakistanis. So through Chabahar we can do that. And by the way, भारतवर्ष ने वही जो स्ट्रेटेजी इधर किया उधर भी किया, वो अजरबैजान के खिलाफ आर्मीनिया को आर्म कर रही है भारतवर्ष। वो सामान पहुंचता कैसे है? आर्मीनिया इज लैंडलॉक्ड, राइट? एक तरफ उसके वो जॉर्जिया है, दूसरी तरफ अजरबैजान है, तीसरी तरफ टर्की है, कहीं उसको एक पोर्ट नहीं है। So it gets its सामान from Iran. It has a border with Iran. छोटा सा बॉर्डर है, it's about 150 kilometers long. तो ईरान के थ्रू और इराक के थ्रू कुर्दिस्तान, वहां से वो आर्मीनिया को सामान जा रहा है भारतवर्ष का। That's how we supply it. So अफगानिस्तान के केस में वो हम ठीक से कर नहीं पा रहे क्योंकि the tracks and the roads are not very good. ईरान के अंदर ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रेन से जितना आप भेज सकते हो, एक रेक में जितना सामान जा सकता है वो 10 ट्रक में तो नहीं जा सकता, सीधा हिसाब है। तो that's also being done, and that's a beacon of hope for the Afghans, क्योंकि अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा जो चीजों की जरूरत है वो है दवाइयाँ, फिर रॉ मटेरियल्स फॉर क्लोथ्स, मेटल, काफी उनके यहाँ तो कोई प्रोसेसिंग होता नहीं है। सो ऑल द प्रोसेस स्टफ वी कैन सेंड टू देम, एंड देयर इज डिमांड। Very short, I would ask a question. How effective do you think Afghanistan will be against Pakistan, considering जब अफगानिस्तान ने ब्रिटिश एम्पायर, जब अफगानिस्तान इन्वेड हुआ, हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स क्या हाल हुआ ब्रिटिश एम्पायर का, रशिया का यूएसएसआर का क्या हाल हुआ, रशिया बन गया, अमेरिका किस समय रातों रात भागा, वो डेलिब्रेट भागा नहीं भागा, छोड़ो बात, पर भागना पड़ा उसको। तो how effective do you think will? So the last time Afghanistan successfully invaded India was under Ahmed Shah Durrani. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ था, ठीक है, वो उसी का इन्वेजन था, वो अफगान इन्वेजन था, और जिसका प्रभाव, यद्यपि मराठाओं ने उसका विरोध किया, लेकिन प्रभाव तो पड़ा जो अब पाकिस्तान है, जो पंजाब सिंध तब था, और ये जो भारत के उत्तर पश्चिम में जो रिहायशी इलाके हैं उस पर प्रभाव पड़ा। लेकिन उसके बाद से अफगानिस्तान ने जो भी बैटल्स फाइट किए, दे आर ऑल डिफेंसिव बैटल्स। लोगों ने इन्वेड किया, उनको उन्होंने फिर पछाड़ दिया, whether it is the British Empire, whether it's the Russians, and now the earlier the Americans. अभी मैं पूछ रहा हूँ aggressive कैसे देख रहे हो उनकी strategy? I don't see them with having the capacity कि वो एक conventional invasion करके पाकिस्तान को कुछ कर पाए, लेकिन उनके पास तालिबान है, और अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान एक ही है। There is no good Taliban, bad Taliban, there is only Taliban. तो वो लोग जो हैं वो छाए हुए हैं पूरे
ये खैबर पख्तूनख्वा और उसके जो साथी जो प्रदेश हैं, वजीरिस्तान वगैरह, सब में ऑल द वे टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान, एंड दे आर कोलैबोरेटिंग विद द बलोचीज. सो ये लोग ये इंसर्जेंसी को बढ़ावा देंगे. सो इट विल बी अ सिविल वॉर. It will be a civil war inside Pakistan, aided and abetted by the Afghans. Pakistanis will send their aircraft to smash them. वापस हमले पे वो ड्रोन्स भेजेंगे और पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट को नेस्तनाबूद करेंगे, पाकिस्तान के अंदर तक घुसा के मारेंगे. That's what they're going to do, and they have already started doing it. वही होने वाला है. तो वो मैं देखता हूँ उससे क्या है, पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा, वो प्रेशर के चलते शायद वो खुद इन्वेट करें, and that's what Afghanistan wants. अगर पाकिस्तान इन्वेट कर दिया तो फिर तो 100% पाकिस्तान का पराजय तय है. जी, पाकिस्तान के प्रेशर के बाद टर्की का भी आपने चलते चलते मेंशन कर दिया, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ कि भारत ने कैसे प्रेशर किया है. मैं लास्ट पार्ट पे आना चाहता हूँ, चाइना पे प्रेशर. इसमें दो चीजें मैं करना चाहता हूँ. एक तो पहले इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं, जहां पे सबांग पोर्ट प्रोजेक्ट में भारत एक्टिव हो गया है, कॉपरेशन बढ़ गया है. दूसरा ब्राह्मोस ले रहा है इंडोनेशिया. तीसरा वो डिफेंस प्रोडक्शन वेपनरी के अंदर कॉपरेशन करके काफी और चीजें खरीदना शुरू हो गया है. और लास्टली इंपॉर्टेंस क्या है कि इंडिया ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शुरू किया. सबांग पोर्ट बोल रहे हैं ओनली 700 किलोमीटर फ्रॉम देयर, व्हिच इज नो डिफरेंस. स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वो पूरा जो चाइना के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने, पता सबको था, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने बच्चे को बता दिया स्ट्रेट की क्या वैल्यू हो सकती है और चाइना के लिए कितनी ज्यादा है इसकी. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या इंडिया जो टर्की पाकिस्तान से किया धीरे धीरे फाइनली वेकअप कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, कि चाइना के ऊपर भी धीरे धीरे प्रेशर आए कि भैया तू भी इन सर्कल हो सकता है, तेरी भी सप्लाई लाइंस, एज नेपोलियन सेड, आर्मी विंस ऑन इट्स स्टमक, तेरी भी सप्लाई लाइन को हम जब चाहें दबा सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग विद इंडोनेशिया? एट एनी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम 4 महीने का ईंधन, तेल वगैरह, it has about 6 months worth of coal and coal reserves. It has 1.5 years of food stocks. लेकिन अगर आप युद्ध की स्थिति में आ जाते हो तो ये जो तेल का जो रिजर्व है, बाय द वे ऑलरेडी वो नीचे आ चुका है, that disappears in a jiffy. Secondly, China survives on manufacturing exports, right? 60% of all Chinese exports pass through the state of Malacca, and almost 72% of its imports come through the Strait of Malacca. तो Strait of Malacca जो है, और China is not the only country, other countries also depend on it. जापान से लेके सब जितने भी हैं एशिया के, उधर यूएस के भी, तो ये सब डिपेंडेंट है उस पे. तो ये जो रग है ना, ये हॉर्मुज कुछ नहीं है इसके सामने. हॉर्मुज को थोड़ा दबाया तो विश्व में देखिए कितनी खलबली हुई. मलक्का को अगर दबाया भारत ने, पूरे विश्व में खलबली हो जाएगी और चाइना एकदम जमीन पे आ जाएगा. It will definitely go to war if India squeezes very hard. So India बहुत हार्ड स्क्वीज नहीं करेगी, वो थोड़ा सा एक प्रेशर बना के रखेगी. अच्छा, और ग्रेट निकोबार का हमारा जो ये बेस तैयार हो रहा है, ट्राई सर्विसेज बेस with nuclear sub pens and everything, all the whole works. It is actually just 200 kilometers from the tip of that Sumatra island, जहां से ये मोलक्का स्ट्रेट निकलता है, जहां पे into Andaman Sea. There are 3 things we have to remember. समुद्र जो होता है ना, ये नहीं कि एक जल का एक सपाट प्लेन मैदान है जिसमें से आप जहाज दौड़ाओ. समुद्र के नीचे की सतह को ध्यान में रखना पड़ता है. वहां पे शोल्स हैं, यानी आइलैंड, वेरी शैलो आइलैंड्स, जो एकदम सतह से थोड़ा सा ही नीचे है, 3-4 मीटर नीचे. दे आर द टिप्स ऑफ अंडरसी माउंटेन रेंजेस. देन दे हैव गॉट क्रैगी वॉल्केनोस. तो बहुत सारे रेंजेस हैं नीचे, समुद्र के नीचे वाले पहाड़. तो क्या होता है, चैनल्स बनते हैं. तो जहाज जो हैं, जहां पे दो, मान लीजिए ऐसे 2 रेंजेस हैं, उसके बीच में से जो चैनल है वहां पे गहराई करेक्ट है, वहां पे दिक्कत नहीं है. तो ऐसे चैनल्स बनते हैं समुद्र के अंदर. इंडियन ओशन की विशेषता ये है कि जो सबसे अच्छे चैनल्स हैं वो सबके सब भारतवर्ष की टेरिटरी में आते हैं. देयर इज द 13 डिग्री चैनल, देयर इज द 10 डिग्री चैनल, देयर इज द 9 डिग्री चैनल. तो ये तीनों चैनल, ये डिग्री का मतलब इक्वेटर से कितना दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है. तो ये तीनों चैनल जो है वो हमारे इधर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये आर्किपेलागो जो है, इट कंट्रोल्स 2 ऑफ दोस चैनल्स. और उधर हमारा जो लक्षद्वीप है, वो एक और चैनल है. लक्षद्वीप हमें तो लगता है टापू है, वो टापू के नीचे क्या है, पहाड़ है. अगेन देयर इज अ नैरो चैनल थ्रू व्हिच द शिप्स एक्चुअली पास. दोस चैनल्स आर टिपिकली अराउंड 20 to 50 kilometers wide and they are about 1000 meters, 2000 meters deep. That's the way it works. तो इसको अगर हमने दबा दिया तो सब सख्ते में आ जाएंगे और चाइना सबसे ज्यादा सख्ते में आएगा.
तो ये डेफिनेटली भारतवर्ष के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। और मैं तो आपने बरतानवी एम्पायर को, एक मिनट, बरतानवी एम्पायर को मैं आशीर्वाद करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा अच्छा काम किया कि अंडमान द्वीपपुंज जो है वो भारतवर्ष में जोड़ दिया। ट्रेडिशनली हमारा नहीं था, अब तो है। मैं भाई एक सिंपल बात बोलूं, आपने बोला भारत प्रेशर टाइट करेगा, कम करेगा। शर्म की बात है कि हमने कैपेसिटी नहीं बनाई थी प्रेशर की। कम ज्यादा तो कभी तब नहीं करेंगे बनाई। ना, कैपेसिटी तो हो। नहीं, हमें तो वो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन करना था ना अंडमान निकोबार का। कैपेसिटियां ही नहीं, मतलब सोचो आप एक सीरियस देश कैसे हो जब आप अपनी ज्योग्राफी को मैक्सिमाइज करके कैपेसिटी बिल्डिंग भी नहीं करते। मतलब इट्स और शेमफुल। बताऊं, कोको आइलैंड इज पार्ट ऑफ द अंडमान आर्किपेलागो। कोको आइलैंड बर्मा को दे दिया, यही आपके चचा जी ने, और फिर आज वो कोको आइलैंड बर्मा ने इसको दे दिया, चाइना को दे दिया। वो यार वो हिस्टोरिक चीजों पे तो मैं क्या ही बात करूं। गजब जहां पे लॉजिक है। मैं हिस्टोरिक चीजों में तो मैं क्या ही बात करूं। तिब्बत पे हमने क्या स्टैंड लिया, पीओजेके पे हमने क्या किया, वो सब मैं सोचते रहेंगे तो एनीवेज इट विल नॉट सर्व एनी पर्पस। आई वांट टू कवर द लास्ट पॉइंट जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो, जो आजकल केट पेरी के साथ वीडियोस में आ रहे हैं, मैंने भी देखा, वो पीछे स्पॉट बॉल जैसे जंप करता है वैसे जंप कर रहे थे। अभी आप देखना, क्लिप आई है, उसकी नई म्यूजिक वीडियो आई है जिसमें एक्स्ट्रास नहीं होता, जो पीछे ही बॉप्स बिहाइंड एंड गोज। खैर करेंगे ही जब वो उनके साथ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट। सो एंड वो भारत को ब्लेम कर रहे थे कि हमारे पास इंटेलिजेंस है और एविडेंस है कि भारत का हाथ है निज्जर के मर्डर में। फिर यूएस उठ के आती है, वो बोलती है ये तो इंटर गैंग वॉर थी, लॉरेंस बिश्नोई इन्वॉल्व था। फिर वो बोलते हैं कि ये एक ड्रग माफिया है, वो सब कर रहे हैं। ये कनाडा की बात हुई। इसी के साथ बीच में ऑस्ट्रेलिया ठंडा हो गया था। अब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहां पे ऑस्ट्रेलिया से मैं वापस यूरेनियम भेजना शुरू करता हूं। तभी मैंने कहा ये चाइना वाली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि चाइना कंसिस्टेंटली अभी भी रिसेंटली बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रही थी, जिसका प्रेशर जापान पे भी है, जापान के प्राइम मिनिस्टर होके गए, जिसका प्रेशर ताइवान पे भी है, जिसका प्रेशर न्यूजीलैंड पे भी है, जिसका प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे भी है। तो जो देश ठंडे हो गए थे भारत को लेके, क्या वो वापस रियलाइज कर रहे हैं कि यूएस करे ना करे, काउंटर वेट उनकी सिक्योरिटी ओनली लाइज विद एन एक्टिव इंडिया विद विच दे हैव डीप कोऑपरेशन। तो ये ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम देने का डिसीजन भारत को आप किस तरह देखें? आउटसाइड इजराइल, अमेरिकी युक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा एलाई ब्रिटेन नहीं, ऑस्ट्रेलिया है। हमें सबसे पहले इसको याद रखना चाहिए। आज तक कोई युद्ध नहीं हुआ है अमेरिका ने जो लड़ा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं हुआ है। ओके, दैट इज अ क्लियर साइन। ब्रिटेन हैज नॉट ऑलवेज पार्टिसिपेटेड। इनफैक्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस, वो स्वेज पे जो अटैक हुआ था उसमें अमेरिका वेंट अगेंस्ट देम। सो इट्स नॉट दैट दैट काइंड ऑफ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया स्टॉन्चेस्ट एलाई। लेकिन जो ये ईरान वाला सिचुएशन हुआ है ना, दैट इज आई थिंक द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ अमेरिकन परसेप्शन ऑफ अमेरिकन हेगेमनी एंड अमेरिकन पावर। सो ऑस्ट्रेलिया जो कर रही है स्मार्टली वो ये है कि वो रीजनल पावर्स के साथ अपने बेट्स हेज कर रही है। चाइना इज अ फ्रेनेमी ऑफ ऑस्ट्रेलिया जस्ट एज चाइना इज अ फ्रेनेमी ऑफ इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर खतरा है किसी से, ऑस्ट्रेलिया बाय द वे इज अ वेरी रिच नेशन। सिर्फ मैं मिनरल या उनके मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली ऑल्सो पर कैपिटा हिसाब से भी देखें बहुत ही रिच नेशन है। डिस्पोजेबल इनकम एंड डिस्पोजेबल इन्वेस्टेबल फंड्स बहुत है उसके पास। तो भारतवर्ष का ऑस्ट्रेलिया को गर्म करना फिर से बनता है। न्यूजीलैंड के साथ हमने एफटी ऑलरेडी साइन कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ करने वाले हैं, दैट्स ऑल्सो इन दी ऑफिंग। सो एक उद्देश्य वो भी है। और तीसरा उद्देश्य है चाइना के अगेंस्ट जो क्वाड बिखर गया बाय द वे, उसको फिर से जोड़ना। अब क्वाड में यूएसए मुझे नहीं लगता है कुछ करने वाली है ट्रम्प के रेजिम के चलते, या उसके सक्सेसर रेजिम भी। लेकिन जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही तो क्वाड के मुख्य पात्र हैं। ओके, सो बाय द वे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू रिमेंबर, फ्रांस से न्यूक्लियर सबमरीन खरीदने वाले थे ऑस्ट्रेलिया, फिर वो डील कैंसिल करवा के ये बाइडेन ने यूएस का वो करा दिया कि आप हमारे वो खरीदोगे न्यूक्लियर सबमरीन्स। दे हैवंट इवन स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। सो ऑस्ट्रेलिया से कि ये क्या हुआ यार, तुम तो हमने वो साइन कर लिया था, वो आपने कैंसिल करवाया, अब तो आप कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर रहे हो। सो हमें क्या फायदा हुआ? दे वर सपोज्ड टू डिलीवर 4 न्यूक्लियर सब्स टू ऑस्ट्रेलिया ओवर नेक्स्ट 10 years, अभी कंस्ट्रक्शन भी नहीं किया। सो ऑस्ट्रेलिया इज सीइंग कि दिस इज नॉट अ वेरी डिपेंडेबल अलाई। हम तो हमेशा तैयार खड़े हो जाते हैं एकदम उठ के कि चलिए हम भी आपके साथ हैं,
हाँ, सात्यकी बन के अश्वत्थामा के पीछे खड़े हो जाते, सॉरी, सात्यकी बन के अश्वत्थामा के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये जो है, ये हमारे साथ उस तरह से पेश नहीं आती। तो ऑस्ट्रेलिया इज हेजिंग, इंडिया इज taking advantage of the situation. That's all. We are being opportunistic. We are taking advantage of the situation. I will not read much more into it beyond that. इसमें दोनों देशों का फायदा है। ऑस्ट्रेलिया को ट्रेड के और द्वार खुल जाते हैं उसके। India is now, since India is no longer a pariah nation when it comes to nuclear suppliers group, Australia can supply uranium to India, right? Although thorium और fast breeder reactor के चलते हम शायद वो ना लें, लेकिन Australia is now replacing Qatar as the supplier of natural gas. Australia has a huge stock of natural gas. और अगर इंडियन ओशन रीजन को देखें इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड मैनेजेबिलिटी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से इंडिया बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सो वो सप्लाई कर सकती है। अमेरिका से हम क्यों लाएं, कनाडा से क्यों लाएं, ऑस्ट्रेलिया से लाना इज मच मोर सेंसिबल, एंड सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। शामिक, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, और आज हमने ब्रीफ में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। इंडिया की इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, कुछ यूरोप की, कुछ ऑस्ट्रेलिया की, कुछ पाकिस्तान के प्रेशर, और कुछ जो मुझे लगता है बहुत जरूरी था डिस्कस करना, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चाइना, कि किस तरह जो भारत ने टर्की के साथ किया, जो मेरे ख्याल से पहला एग्जांपल है भारत की इस स्ट्रैटेजी का, वो धीरे धीरे पाकिस्तान पे भी लागू हो गया है, और चाइना के साथ भी नेसेंट स्टेप्स, अगर मैं बोलूं, हमने लेने एकदम नेसेंट दिशा तो करी, कैपेसिटी तो बढ़ा रहे हैं, नहीं तो चचा जी तो बहुत अच्छा करके गए। पहली बार एटलीस्ट वी आर पुटिंग आवर क्या बोलते हैं, आवर रूक्स एंड पॉन्स एंड नाइट्स इन प्लेस। गोटियों को तो सजा रहे हैं कम से कम, इससे पहले तो वो भी नहीं किया था कभी। हाँ, वो बहुत जरूरी था। एनीवेज, थैंक यू शामिक फॉर योर टाइम एंड कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।